दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो एक जंग जैसा माहौल बना हुआ है ना, इसके बीच फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपनी एंट्री मार लिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि ये फाइनली अब ओएमओ यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए भारतीय बाजार के अंदर 1,25,000 करोड़ रुपए का इन्फ्यूजन करने वाले हैं। यानी एक तरह से बहुत बड़ी रकम है, 1,25,000 करोड़ रुपए। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये साफ संकेत कर दिए और इस न्यूज के बाद से तो ये चीज और भी पक्की हो गई है कि कुछ ना कुछ तो प्लानिंग अंदर से चल रही है। बहुत से लोग वीडियोस बना रहे हैं कि कब होगा एक्शन। काफी लोग सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं कि कब होगा एक्शन। देखो, ये जो एक्शंस है ना, आप समझो, इंडिया ऐसा नहीं है ना, देखो पाकिस्तान की तरह नहीं है। पाकिस्तान तो जो भी इस टाइम पे एक्शंस ले रहा है वो साफ साफ चाइना के कहने पे ले रहा है। मतलब पाकिस्तान के खुद के कोई डिसीजन नहीं है, उनको जंग करनी है। वो तो एक तरह से जिसको बोलते हैं ना कि पाकिस्तान को तो चाइना पीछे से ऑर्डर दे रहा है और वैसे वैसे पाकिस्तान रिएक्ट कर रहा है। उनकी जीडीपी कहां जाएगी, उनकी इकोनॉमी क्या करेगी, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऑल टुगेदर हमें तो ये देखना पड़ेगा कि हमारी जीडीपी कहां जाएगी। अगर वॉर होता है तो वॉर के साथ साथ हमें अपनी जीडीपी भी मेंटेन करनी है। हमने जो है अपने देश के अंदर इन्वेस्टमेंट भी लेके आनी है। सिर्फ जंग हमारा मकसद थोड़ी ना है। इस टाइम पे जो माहौल बना हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है कि सर के ऊपर से पानी जा चुका है और रिवेंज लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया कि जिस हिसाब से जो पहलगाम में हुआ या आज तक जो होता चला जा रहा है। देखो, एक सिंपल सी चीज समझो, अगर सरकार ने जंग ना करनी होती या मान लो अगर सरकार ने कोई एक्शन ना लेना होता ना, तो सरकार इस न्यूज़ को दबाती। जो ये अटैक हुआ है धीरे धीरे करके इस न्यूज़ को दबाती और माहौल को ठंडा करती। लेकिन हर रोज आप देखते हो कुछ ना कुछ डिसीजन, मतलब पीएमओ की तरफ से, रक्षा मंत्री की तरफ से या सरकार की तरफ से हर रोज कुछ ना कुछ अपडेट आ जाता है। कभी मीडिया को गाइडलाइंस देनी हो कि कोई जो है लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जाएगी जो भी अगर मिलिट्री कुछ एक्शन लेती है, या फिर अगर इस न्यूज़ की बात करें कि एकदम से सडन आरबीआई को क्या हो गया कि 1,25,000 करोड़ रुपए, बहुत बड़ी रकम है ये हम इंडियन मार्केट्स में डालेंगे ताकि जंग अगर होती है तो उस केस में भारत की जीडीपी के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। भारत की जो जीडीपी है वो कंसिस्टेंटली ग्रो करती रहे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बैंकिंग एस्पेक्ट से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि जी ओएमओ यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। साथ साथ इसको वॉर के एंगल से भी देखेंगे कि क्या इंडिया की स्ट्रेटेजी है, यानी फाइनेंशियली। यहां पे हेडिंग क्या लिखी हुई है, यहां पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है इंडियाज इकोनॉमिक डिफेंस स्ट्रेटेजी। यानी जंग जब होगी, आप समझो ऐसा नहीं होता कि ठीक है 22 अप्रैल 2025 एक बहुत बुरा हादसा हुआ, ठीक है, बेकसूर लोग गए। अब ऐसा नहीं होता कि ठीक है, माना कि सबको बहुत दुख है, लेकिन ऐसा नहीं होता ना कि जिस दिन ये हमला हुआ सेम उसी दिन आप रिटेलिएट कर दो। आपको टाइम लगेगा स्ट्रेटेजी बनाने में, क्योंकि हमें हर एक चीज देखनी है। इस वक्त ये भी हमें पता है कि चाइना और यूएस की जो ट्रेड वॉर है उस वजह से बहुत सी कंपनीज इंडिया में शिफ्ट होना चाहती है। आप समझो एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग पहले सिर्फ 5% इंडिया में होती थी, बढ़ के 22% पहुंची और अब धीरे धीरे एप्पल ने यह अनाउंस किया है कि धीरे धीरे करके यूएस के लिए जितने भी फोन्स बनते हैं आईफोन, वो हम उसकी जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में शिफ्ट करेंगे। ऐसे ही जो गूगल के फोन्स हैं उसकी भी जो प्रोडक्शन है वियतनाम से इंडिया शिफ्ट हो रही है। और ना जाने कितनी कंपनीज है। यानी ये तो गोल्डन पीरियड था इंडिया के लिए, जिस वजह से एक तरह से चाइना के इशारे पर पाकिस्तान इंडिया को प्रोवोक कर रहा है। ये हमला कराया, प्रोवोक कर रहा है कि एक बार लड़ लो हमसे, ताकि इंडिया पाकिस्तान उलझ जाए और चाइना का एक तरह से फायदा हो जाए। तो ये सारी चीज पता है। इस वजह से हमें अपनी जीडीपी को भी देखना है साथ साथ, और साथ साथ जवाब भी देना है। तो दोनों चीजें बहुत जरूरी है। खैर, इस न्यूज को समझते हैं कि ये जो इंडिया की इकोनॉमिक डिफेंस स्ट्रेटेजी है ये क्या बोलती है। अब इसके लिए सबसे पहले हमें ओएमओ को समझना होगा। ओएमओ क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब इसके अंदर क्या होता है, एक तरफ आपका आरबीआई होता है, दूसरी तरफ आपके कमर्शियल बैंक्स होते हैं। अब कमर्शियल बैंक के अंदर कोई भी बैंक पकड़ सकते हो, भारत के जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एयू बैंक, जितने भी बैंक हैं बड़े बड़े, इन सबको हम कमर्शियल बैंक कंसिडर कर सकते हैं। तो एक आसान भाषा से समझने के लिए मैं यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम लिख देता हूं। ठीक है जी। आरबीआई क्या कहता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि आपके पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ना, उनको मैं परचेज करूंगा आपसे। ठीक है, मतलब एसबीआई पकड़ लो, आईसीआईसीआई पकड़ लो, एचडीएफसी पकड़ लो, जितने भी बैंक्स हैं, इनको आरबीआई ये कहेगा कि आप सभी से मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करूंगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक तरह से बस एक कागज का टुकड़ा है जिसके ऊपर एक रकम लिखी हुई है कि 10 करोड़ की है, 20 करोड़ की है, 50 करोड़ की है, 100 करोड़ की है। ठीक है, ये कागज के टुकड़े जिसके ऊपर मतलब एक तरह से रिसिप्ट बोलते हैं ना, ये आरबीआई रिसिप्ट इनसे परचेज कर लेगा। बदले में इनको जो है सबको पैसा दे दिया जाएगा। यानी एक तरह से आरबीआई ओएमओ यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए, जिस
इस पूरे प्रोसेस को ओपन मार्केट ऑपरेशंस बोला जाता है। इसके जरिए भारत के जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनसे ये रिसिप्ट ले लेगा, रिसिप्ट इन द सेंस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को अपने पास रख लेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक तरह से कागज के टुकड़े ही हो गए। इन रिसिप्ट्स को अपने पास रखने के बदले में ये इन बैंकों को पैसा दे देगा। समझ के बात को। अब ये जो टोटल पैसा है ये टोटल मई के महीने में यानी मई 2025 यानी सिर्फ इस एक महीने के अंदर अंदर ये प्रोसेस के जरिए 1,25,000 करोड़ रुपए भारत के बैंकों के अंदर आरबीआई के द्वारा डाले जाएंगे। अब इससे फायदा क्या होगा? अच्छा, पहले एक चीज और बता देता हूं, ये प्रोसेस जो है कैसे कैसे होने वाला है वो बता देता हूं। 6 मई 2025 के दिन 50,000 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के बैंकों को देगा इसी प्रोसेस के जरिए। फिर ऐसे ही 9 मई 2025 के दिन 25,000 करोड़ दिए जाएंगे। फिर 15 मई को 25,000 करोड़ दिए जाएंगे और फिर 19 मई को 25,000 करोड़ दिए जाएंगे। ऐसे करके ऑल टुगेदर मई के महीने में 1,25,000 करोड़ रुपए आरबीआई के द्वारा भारत के बैंकों को दिए जाएंगे। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, किस लिए और ये किस नीति के तहत किया जा रहा है? ठीक है, अब ये समझो। अब एक समझना यहां पे जीडीपी का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है C+I+NX+G। सी होती है कंजम्पशन, यानी आप और मैं कितना खर्च कर रहे हैं। मान लो मैं ये पेन खरीद रहा हूं, ये माइक खरीद रहा हूं, कपड़े खरीद रहा हूं, तो मैं एक खर्चा कर रहा हूं, यानी कंजम्पशन में सहयोग दे रहा हूं भारत के अंदर। समझ के बात को, कि कुछ भी मैं खर्चा कर रहा हूं तो मैं भारत के लिए ये कंजम्पशन बढ़ा रहा हूं। समझ के बात को। तो जितना ज्यादा हम खर्चा करते हैं उतनी ज्यादा हमारी जीडीपी बढ़ती है। सबसे बड़ा फैक्टर ही सी होता है। सी जितना ज्यादा होगा यानी कंजम्पशन, आप और मैं जितना खर्चा करेंगे उतनी हमारी जीडीपी बढ़ेगी। आई क्या होती है? इन्वेस्टमेंट, कि मान लो चाइना की कोई कंपनी भारत में आई, उसने इन्वेस्ट किया। फॉर एग्जांपल यूएस की कोई कंपनी आई, उसने भारत में इन्वेस्ट किया। जापान की कोई कंपनी आई, उसने भारत में पैसा इन्वेस्ट किया। ये होती है इन्वेस्टमेंट, इससे भी हमारी जीडीपी बढ़ती है। एनएक्स होता है नेट एक्सपोर्ट, कि मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं गत्ते का काम करता हूं और मान लो मैंने ये गत्ता मैन्युफैक्चर किया। ठीक है जी, इस गत्ते को मैन्युफैक्चर किया, फिर इस गत्ते को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। तो एक्सपोर्ट करने की वजह से जो डॉलर मेरे देश में आएगा, ठीक है जी, वो मेरे नेट एक्सपोर्ट के अंदर सहयोग करेगा। जी होता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन, जैसे मान लो सरकार ने कोई फ्लाईओवर बना दिया। सरकार अब जैसे मान लो अगर जंग होती है तो सरकार नए नए हथियार बनाएगी, एक तरह से उसके ऊपर खर्चा करेगी। तो एक तरह से जो सरकार देश के अंदर खर्चा करती है, जैसे मान लो फ्लाईओवर बना दिया, सड़कें बना दी, तो जो सरकार पैसा खर्च करती है वो भी तो खर्चा ही हो रहा है ना। भी सरकार ने मान लो कोई फ्लाईओवर बनाना है तो उसके लिए स्टील आएगा, सीमेंट आएगा, सब कुछ आएगा। तो एक तरह से वो भी तो हमारी जीडीपी में सहयोग दे रहा है। तो सरकार जो खर्चा करती है वो भी एक फैक्टर होता है। अब अगर मान लो वॉर जैसी सिचुएशन होती है, मान लो जंग हो जाती है, और फॉर एग्जाम्पल कि एक एग्जाम्पल लेके चलो कि 2 से 3 घंटे के अंदर सिर्फ एक एग्जाम्पल लो कि जंग की वजह से 2-3 घंटे भारत में इंटरनेट नहीं चलता। एक एग्जाम्पल लेके चलो, जिस वजह से हो सकता है जोमेटो काम नहीं करेगा, स्विगी काम नहीं करेगा, ऑनलाइन 100 तरीके हैं पैसा कमाने के, आईटी कंपनीज है। इस वजह से कुछ ना कुछ लॉस होएगा, इस वजह से भारत की कंजम्पशन पे फर्क पड़ेगा। समझ गए आप बात को? तो ये फर्क ना पड़े, इस वजह से ये पैसा आज ही इसकी तैयारी की जा रही है कि मार्केट के अंदर इस पैसे को पंप कर दिया जाए। क्यों? अब समझो, जब 1,25,000 करोड़ रुपया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से निकलकर भारत के अलग अलग बैंकों के पास आएगा, जैसे एसबीआई के पास पैसा आ गया, कुछ आईसीआईसीआई के पास आया, कुछ एचडीएफसी के पास आ गया, तो अब बैंकों के पास हो गया पैसा ज्यादा। अब समझना आसान भाषा में, अब बैंकों की जेबें भर चुकी हैं, पूरी जेबें भर चुकी हैं। बैंक अब क्या करेंगे? पैसे को अपने पास तो रखेंगे नहीं, इस पैसे को धड़ाधड़ आगे लोन की फॉर्म में बांटेंगे। और लोन क्यों ज्यादा बटेगा? क्योंकि अगर मान लो आज फॉर एग्जांपल होम लोन 8.5% पे चल रहा है, अब क्योंकि बैंकों के पास बहुत सारा पैसा आ चुका है तो बैंक इसकी ब्याज दरें घटा देंगे। 8.5% से होम लोन घटा करके कर देंगे 8%, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेने के लिए आए। अब लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएंगे। आप समझना, इस एक्शन की वजह से अब आप देखोगे, अब मई के महीने में एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो मई के अगले महीने में आप समझना कि जून के महीने के अंदर जो लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो कम हो जाएंगे। ऐसे ही क्योंकि बैंकों की जेबें अब भरी हुई हैं, बैंकों को अब नई एफडी को आकर्षित करने की जरूरत नहीं है अपनी तरफ। समझ रहे हो बात को? जब बैंकों के पास जेबें खाली होती हैं तो बैंक बोलते हैं कि ज्यादा ब्याज ले ले लेकिन एफडी मेरे पास करवा ले, है ना। लेकिन अब बैंकों की जेबें पहले से ही भरी हुई हैं, इसीलिए एफडी के ऊपर भी बैंक कहेंगे मेरे को जरूरत नहीं है नए पैसे की, एफडी के ऊपर भी ब्याज दरें कम हो जाएंगी। समझे बात को? तो अगर मान लो कोई आप एफडी कराने की सोच रहे हो तो अगले महीने का वेट मत करो, अभी आप एफडी करा लो, 2-3 साल की बुक कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आप होम लोन लेना चाहते हो तो अभी मत लेना, थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि अगले महीने तक ले सकते हो। वैसे तो फ्लोटिंग रेट पे होता है, अगर आज भी लोगे तो भी कोई फर्क नहीं है, होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने वाले। अब इससे होगा क्या? देखो, ज्यादा लोन लेंगे लोग, ठीक है, एक तरह से बैंकों के पास पैसा आ गया, तो इससे इनडायरेक्टली आप एक तरह से कह सकते हो कि सीधा सीधा जो पैसा है वो भारत की आम जनता के पास आ गया। मतलब समझ गए? अगर मान लो अब आपका कोई पड़ोसी 2 करोड़ का लोन ले आया, कोई 1 करोड़ का लोन लेगा, कोई 5 करोड़ का भी लेगा,
अल्टीमेटली मार्केट में पैसा आ गया। अब वो पैसा आ गया तो वो घर भी बनाएगा, फिर स्टील खरीदेगा, कुछ खरीदेगा, तो धीरे धीरे करके मार्केट के अंदर पैसा आ गया। अब मार्केट के अंदर जब पैसा आएगा तो लोग पैसे को खर्च करना शुरू करेंगे, तो लोग जब पैसे को खर्च करना शुरू करेंगे तो उससे हमारी जो है कंजम्पशन बढ़ेगी। तो अब समझना, अब यहां पे अगर वॉर होती है तो उस केस में जो छोटा मोटा लॉस हमारी इकोनॉमी को होगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वॉर की वजह से, जैसे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि मान लो हमारे देश में 2-3 घंटे इंटरनेट नहीं चला, या मान लो कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई, तो जो हमारा लॉस कंजम्पशन को होगा, उस कंजम्पशन के लॉस को हम पैसा मार्केट में इतना पंप कर चुके हैं कि दूसरे तरीकों से, मान लो देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, मान लो 5-1 करोड़ लोगों को कुछ एक लॉस हुआ वॉर की वजह से, उनके बिजनेस को लॉस हुआ, तो बाकी लोगों के पास पैसा है जिस वजह से वो खर्चा करेंगे और हमारे जो जीडीपी के नंबर्स हैं वो बढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब समझो इसका एक ड्रॉबैक भी है। ठीक है, ड्रॉबैक क्या है कि हमने पैसा तो बहुत ज्यादा पंप इन कर दिया, ठीक है, अपनी मार्केट के अंदर पैसा बहुत डाल दिया, यानी आरबीआई ने ओएमओ यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए बैंकों को पैसा दिया, बैंक इस पैसे को एक तरह से आम जनता में लोन के जरिए डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इंडियन इकोनॉमी के अंदर ये पैसा आ जाएगा। ठीक है, इससे होगा क्या, ग्रोथ बहुत ज्यादा आएगी, जीडीपी के नंबर्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, और वॉर अगर होती है तो उससे हमारे जीडीपी के नंबर्स अफेक्ट नहीं होंगे, दुनिया को ऐसा नहीं लगेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, भारत की अर्थव्यवस्था दिखती रहेगी। ठीक है, जीडीपी के नंबर्स बढ़ेंगे। लेकिन इसका एक नुकसान क्या होता है कि जब मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है तो उस वजह से इन्फ्लेशन आती है, महंगाई बढ़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जेब में आज 1 लाख है, मेरी जेब में भी 1 लाख रुपए है, सडन मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आया, आपका भी बिजनेस मेरा भी बिजनेस, तो हमारे बिजनेस में भी पैसा आने लगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है लोगों के पास पैसा है। मान लो आपकी कपड़ों की दुकान है, मेरी मोबाइल फोन की दुकान है, लोगों के पास पैसा आया तो लोग कपड़े भी ज्यादा खरीद रहे हैं, मोबाइल फोन भी ज्यादा खरीद रहे हैं, तो आपकी और मेरे पास भी पैसा आ गया। तो ऐसे करके जब मार्केट में पैसा आता है तो सबके पास पैसा आ जाता है। अब हमें कोई सामान खरीदना है तो ऑब्वियस ही बात है उसके दाम भी बढ़ जाएंगे। तो जब मार्केट में पैसा बहुत होता है तो उस वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, महंगाई भी बढ़ती है। समझ के बात को, तो ये एक टेम्परेरी मूव है क्योंकि अभी सिचुएशन टेंस है। धीरे धीरे करके जब सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी तो आरबीआई क्या करेगा, ये जो प्रोसेस है इसको रेसिप्रोकल कर देगा, इसका उल्टा कर देगा। समझ के बात को, यानी बैंकों से जो पैसा है वो अपने पास ऑब्जर्व कर देगा, अपने पास ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है, समझ के बात को, तो इस प्रोसेस को फिर उल्टा कर लिया जाता है और इसके साथ साथ आरबीआई रेपो रेट का भी इस्तेमाल करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये एक टेम्परेरी प्रोसेस होता है जब आरबीआई अपने हिसाब से कंट्रोल करता है कि इन्फ्लेशन उसको लगता है अगर ज्यादा हो गई है तो पैसा खींच लेता है, उसको लगता है कि मंदी आ गई है तो पैसे को मार्केट में पंप कर देता है। तो यही तो आरबीआई का काम है कि महंगाई को कंट्रोल करना अपने हिसाब से। तो ये सारी की सारी चीजें थी। अच्छा, एक चीज और है, ये जो ओएमओ होता है, ठीक है, इसके अंदर आम जनता पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, इसके अंदर सिर्फ बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आम जनता को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदनी है तो वो यहां पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। ये आरबीआई का ही खुद का साइट है, ये इसका नाम है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट अकाउंट। यहां पे जाके आप खुद को साइन अप करके अपना अकाउंट बना सकते हो। उसके बाद फॉर एग्जांपल मान लो आपको ट्रेजरी बिल्स खरीदने हैं, ठीक है, ट्रेजरी बिल्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है 1 साल के अंदर अंदर के लिए। ये या तो 91 डेज के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर इसका डबल 182 डेज या फिर इसका डबल 364 डेज। इन 3 पैरामीटर्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो आप। ठीक है, और ऐसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं जो लॉन्ग टर्म भी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां मैंने स्क्रीनशॉट लगाया था, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। ठीक है, जैसे मान लो 2037 तक के लिए खुलवा लिया आपने या 2052 तक के लिए खुलवा ली, तो ये लंबी लंबी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं, जीसेक। और ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं इसके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन ये 1 साल से कम समय के लिए ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप इनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, ये भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। अगर आप एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट करना चाहते हो, जो ओएमओ होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इसके अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इस सेशन से आपने ओएमओ भी समझा होगा और आरबीआई का रोल भी समझा होगा और इस न्यूज़ की अहमियत भी समझी होगी। खैर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।